नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि समय कोई सा भी हो, लेकिन जो समय महाभारत का है, मैं समय हूं। उस समय को आज हम पहचान पा रहे हैं कि वाकई इंसान आज कितना कष्ट में है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर अगर हमसे जुड़ेंगे, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एक्टर की जिन्होंने करीब 750 भी ज़्यादा धारावाहिकों में काम किया है। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो 250 से 300 के बीच का आंकड़ा अभी तक पहुंच पाया है उनका। और बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान तो हैं ही, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, अगर हम एफटीआई की बात करें या फिर फिल्मों की बात करें, धारावाहिकों की बात करें, तो जिस तरह से उनका योगदान रहा है उसको लेकर आज दुनिया महसूस करते हैं कि वाह, एक्टर हो तो गजेंद्र चौहान जैसा। और गजेंद्र जी का जो एक सबसे बड़ी एक जो सोच है उनकी, उसको उसको मैं बहुत मानता हूं कि काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, काम सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। तो बातों को ज़्यादा विस्तार ना देते हुए हम सीधा सीधा बुलाते हैं गजेंद्र चौहान जी को, जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों को बताया है कि मनोरंजन की दुनिया में किस तरह के चरित्र होते हैं जो आपके दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे किरदार किए हैं, लेकिन जो सबसे अहम स्थान बना है बतौर अभिनेता, उसमें सबसे बड़ा नाम है धर्मराज युधिष्ठिर का। सीधे चलते हैं गजेंद्र चौहान जी के पास और उनका स्वागत करते हैं। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष भाई नमस्कार। और मेरे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को, देखने वाले दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से कामयानी की इस प्रस्तुति की तरफ से सबको शुभकामनाएं। हम लोग सब एक बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं और ऐसे में आपसे बातचीत करने का अवसर मिला, आपके जो दर्शक हैं उनसे बातचीत करने का अवसर मिलेगा, इससे बड़ी बहुत बहुत खुशी मेरे शुक्रिया। को। मैं आपको एक सेकंड में बता देना चाहता हूँ कि कमायनी का मकसद क्या है। कमायनी एक बहुत ही मतलब 50-60 साल पुरानी संस्था है। ये मेरे पिताजी इसको होस्ट किया करते थे। पटना की बात अगर करें तो साहित्य जगत की ऐसी शायद ही कोई हस्ती होगी जो इस मंच पर नहीं आई हो। तो एक उनके निधन के बाद एक लंबा गैप आ गया गजेंद्र जी, लेकिन पुत्र होने के नाते मैंने महसूस किया कि वाकई पिता का जो स्थान होता है वो कोई नहीं ले सकता। लेकिन उनके जो सपने होते हैं, उनकी जो यात्रा होती है, अगर आपने एक एक कदम भी उसमें बढ़ाने की कोशिश की तो कमानी का जो मकसद है साफ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लेकिन आपने जिस तरह से आज अपना समय निकाला है गजेंद्र जी, उसके लिए मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा शब्द तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आयुष्मान भवा। कमानी का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी ज़िंदगी में और आपके योगदान में ये बराबर का हिस्सा भी रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि कोरोना काल में आपने एक बहुत ही प्यारे नागरिक की तरह दोनों वैक्सीन लगवा लिए। ये जी वैक्सीन लगाने का ख्याल कैसे और कब आपको लगा कि वैक्सीन ले लेना चाहिए? देखिए, हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये बार-बार निवेदन कर रहे हैं, एक भाई की तरह, एक बड़े की तरह, एक दोस्त की तरह बार-बार टेलीविज़न के माध्यम से आके, कि किस तरह से हमको इस जीवन को जीना है, कोरोना काल को हम अपने समय को कैसे काटना है। और जैसे ही वैक्सीनें जो अवेलेबल हुई, मैं उन दिनों शूटिंग कर रहा था, मैं आपको बताऊँ किशनगढ़ के पास एक फ़िल्म की। और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं वापस लौटूँगा, आते ही मैं पहला वैक्सीन ज़रूर लगाऊँगा, तो मैंने 15 मार्च को पहला वैक्सीन लगाया और 26 अप्रैल को दूसरा लगाया। क्योंकि हमको हमारे जो बड़े हैं उनका कहना मानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो मार्गदर्शन देते हैं। आपने जिस तरह से कामयानी की प्रस्तुति की है और अपने पिता और पुत्र के रिश्ते को सार्थक कर दिया आज आपने। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और उस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने छोटों को मार्गदर्शन दें और बड़ों के बताए हुए मार्ग पर चलें। बिल्कुल। और ये बताइए कि कोरोना कोरोना काल बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इस बीच आपकी जो गतिविधियाँ रहीं वो कितना कितना प्रभावित हुई? और फिर आप तो लोगों के संपर्क में रहते ही हैं, जो आपके दोस्त बन जाते हैं उनको आप निराश नहीं करते। लेकिन कोरोना काल कैसा बीता और अब बीत रहा है, ये बताइए? देखिए, ये दूसरा कोरोना काल है और पिछला तो पहला था तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि किस तरह से हमको रहना है। लेकिन इस बार थोड़ा-सा जी। मेंटली हम लोग रेडी थे कि हमको किस तरह से ये काल काटना है। हम सबके लिए बहुत ही कठिन समय से हम लोग गुज़र रहे हैं। पूरा देश, पूरा विश्व जो है इस कठिन समय से गुज़र रहा है। तो हमें जैसे एक कलाकार के विषय में कहते हैं कि जब कलाकार खाली हो तो वो उसके लिए सबसे मुश्किल समय होता है, उसकी क्रिएटिविटी पे असर करता है। लेकिन मुझे ऐसा जी। लगता है कि घर में रह के भी आप बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। आप
किताबों का सहारा ले सकते हैं, आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, आप अपनी व्यायाम जो है, आपकी डेली रूटीन जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जब मुझे लगा कि जिम बंद हो गए हैं और हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो मैंने अपनी बिल्डिंग में जो हमारी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां जो हैं, उनको चढ़ना उतरना शुरू कर दिया। तो वो मेरा वाह एक वाह वाह। एक्सरसाइज का माध्यम हो गया। तो हम लोग, अगर इंसान है, इंसान अपना दिमाग यूज करके किसी चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहे तो मुझे लगता है वो जरूर मिल जाता है। इस कोरोना काल का भी ऑल्टरनेटिव है। आप अपने को व्यस्त रखिए, सबसे पहली चीज है व्यस्त रखिए। अब व्यस्त जो है आप अपनी रुचि के अनुसार जो है किस चीजों में रखना चाहते हैं वो बेहतर होता है। इस तरह से, जिस तरह से आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी व्यस्तता तक का एक माध्यम है कि हम अपने चाहने वालों से, अपने देखने वालों से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो इसको क्रिटिसाइज करेंगे। हमको क्रिटिसिज्म भी जो है, क्रिटिसिज्म हमारी डेस्टिनी को अफेक्ट नहीं करता कभी भी। क्रिटिसिज्म को हमको क्रिटिसिज्म की तरह लेना चाहिए और उसका जो पॉजिटिव रूप है, जो सकारात्मक उसकी साइड है, उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कोरोना काल को बिताने का हर व्यक्ति का अपना एक माध्यम है और जी, वो उसे स्वयं ढूंढना होगा। तभी तो कहा जाता है ना गजेंद्र जी की इंसान जो है वो मिट्टी है, और कलाकार अगर मिट्टी का होगा तो जिस सांचे में आप ढलना चाहेंगे ढल जाएगा। तो इंसान जी, क्या है? मिट्टी है, मिट्टी कुम्हार की जब चाक पर चढ़े तो बेचारे बदल गए। बहुत कुछ क्या बदल गया है दुनिया में, और गजेंद्र चौहान नहीं बदले हैं। इसका इसका क्या कारण है कि आप आज भी उतने ही फिट लगते हैं, इतने खूबसूरत हैं? देखिए, एक कलाकार होने के नाते मेरा पहला तो ये ड्यूटी है कि मैं अपने चाहने वालों के सामने एक उससे स्वस्थ उससे रूप भी में पहले मैं रहूं। उससे भी गजेंद्र जी, उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी स्किन को देखकर कभी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा था बागवान पिक्चर में कि ये रोल करोगे तो शायद वो मेरा बॉस ना लगे, उम्र की वजह से। तो कहीं ना कहीं से उसकी जो एक गहराई है अमिताभ बच्चन की, उसके जी, उसको लेते हुए महसूस करते हुए बताइए देखिए, बच्चन साहब के ये साथ राज क्या काम है? करने का जो है बहुत ही अद्भुत था, मैं कहूंगा। इसीलिए वो सदी के महानायक है। ये बात आपने छेड़ी है तो मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालना जी। चाहूंगा। मैं बीआर फिल्म्स का हमेशा से एक सदस्य रहा हूं, उनके जो भी प्रोजेक्ट बने मैंने। हम्म। जी, आशुतोष भाई। अभी अब आवाज आ रही है ना आपको? जी हाँ। बिल्कुल। तो अभी
शायद इंटरनेट का कनेक्शन था, जिस तरह से दो सरकारों के बीच में विपक्ष आ जाता है ना, शायद भी तकलीफ दे देता है। लेकिन 600 से भी ज़्यादा आप 7.5, 8, 9, पता नहीं ये आंकड़ा कहाँ तक चला जाएगा। जिस तरह से धारावाहिकों में आपकी डिमांड है गजेंद्र जी, आप सबसे पहले किस तरह का ध्यान रखते हैं कि मतलब ऐसा कौन सा, अगर हम बीआर फिल्म्स की बात करें तो आप उसके लिए तो कुछ भी सवाल ही नहीं आता मन में, आपको जो भी कहा जाता है वो करते आए हैं आप। अगर हम बाकी धारावाहिकों की बात करें तो उसका जो चुनाव होता है उस पर आप क्या सोचते हैं सबसे पहले? देखिए, जहां तक धारावाहिकों का सवाल है, मुझे जो है करीब करीब लीड रोल्स मिलते हैं जी। तो उन लीड रोल्स की जो वैरायटी होती है मैं उसको कंसीडर करता हूं कि कितनी वैरायटी है और रोल में कितना दम है, रोल जो है कितना पावरफुल है और क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अजनबी मेरा एक सीरियल था, बहुत पावरफुल रोल था मेरा, तमशेर करके। जी। और अपराजिता एक बहुत 5 साल मेरा सीरियल जो है दूरदर्शन पे चला। तो जब जब मैंने धारावाहिकों में रोल किए हैं, करीब करीब लीड रोल किए हैं, जब मैंने टेलीविजन का माध्यम इसलिए भी ज्यादा चुना, मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, क्योंकि फिल्मों में क्या हो रहा था, कोई गॉडफादर नहीं था। तो जब मैं आया तो छोटे रोल मिला करते थे, तो लीड रोल्स नहीं मिले थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा माध्यम पकड़े जिसमें लीड रोल्स मिले, तो टेलीविजन में जो है वो लीड रोल्स मिलते चले गए। तो मैंने फिर टेलीविजन का दामन पकड़ लिया और आज टेलीविजन इतना बड़ा हो गया, इसका स्वरूप इतना बड़ा हो गया, ये फिल्मों से के बराबर आके खड़ा हो गया है, इकोनॉमिकली भी और व्यूअरशिप वाइज ही। तो लोग जितना एक फिल्म को देखते हैं, मुझे लगता है उससे अधिक जो है किसी भी टेलीविजन सीरियल को देखते हैं। और टेलीविजन सीरियल की जो पॉपुलैरिटी है वो एक एक घर, एक एक कोने तक पहुंचती है। इसलिए जो है पॉपुलैरिटी रेट भी जो है किसी भी टेलीविजन कलाकार का वो बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है। जी। और जाहिर है आप खुद अगर बड़े हैं तो दुनिया आपके लिए छोटी होगी, लेकिन दुनिया को अगर आप हमेशा बड़ा मानेंगे तो आप अपने आप को छोटा समझेंगे। लेकिन इंडस्ट्री में एक उसूल रहा है गजेंद्र जी की, बहुत सारे कलाकार एक दो सफलता के बाद ही मतलब क्या कहें कि उनकी सोच बदल जाती है, उनका सब कुछ बदल जाता है। लेकिन आपने जिस तरह से 2.5 साल का समय गुजारा, 2.5 साल की अवधि आपने सिर्फ महाभारत को दी, और सबसे अहम बात है कि उसका जो एक आपकी कण-कण में, आपके मन और मस्तिष्क में उसकी एक-एक घटनाएं बसी हुई हैं। तो आपकी इच्छा भी है कि उस पर कभी बायोग्राफी आप लिखेंगे, लेकिन आपको ढंग का राइटर मिल जाएगा तो आप जरूर कर पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम एक बार फिर से लौटे कोरोना काल पर, तो कोरोना को लेकर जो आज मारामारी की स्थिति है, पॉलिटिक्स हो रही है, उस पे बतौर बीजेपी नेता आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आज के समय को महाभारत के एक प्रसंग से जोड़ना चाहूंगा। ये आज पहली बार आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। कौरव जो थे वो 100 थे और पांडव 5 थे। इनके आपस में मतभेद थे, मनभेद थे। इनमें आपस में अलग अलग विषयों पे चर्चाएं होती थी, झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी, डिस्प्यूट्स थे। लेकिन जब कोई बाहर का लड़ता था तो ये 105 हो जाते थे। आज कोरोना काल के समय भी हमको पक्ष और विपक्ष को मिलके इतनी बड़ी ये महामारी जो आई है, जो ये कठिन समय आया है, जो मुसीबत आई है, इसको लड़ने के लिए हम सबको 105 होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस लड़ाई से लड़ने में ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है। जब तक ये सोच लागू नहीं होगी, ये लड़ाई हमारे लिए थोड़ी कठिन रहेगी। आज कोई भी पार्टी हो, हमारा टारगेट जो है वो कोरोना होना चाहिए कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए, कैसे अपने देशवासियों को, अपने परिवारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने चाहने वालों को कैसे इससे बचाया जा सके। तो ये जो लड़ाई हमको मिलकर लड़नी है, जब तक हम एक नहीं होंगे, अगर इसमें राजनीति करते रहेंगे तो मुझे लगता है देशवासियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले समय में, और ये लड़ाई जो है और लंबी हो जाएगी। देखिए, कुछ चीजें जो होती है, कई बार इच्छाएं जो हैं पूरी नहीं होती। जिस तरह से आपके साथ अगर हम एक बार फिर महाभारत काल में लौटे गजेंद्र जी, आपके नसीब में शायद कृष्ण का रोल नहीं था, आप तो चाहते थे कृष्ण भगवान बने। लेकिन जो कृष्ण के बाद बहुत से किरदार थे वहां पर, गजेंद्र चौहान के जिम्मे ये युधिष्ठिर कैसे आए? सिर्फ युधिष्ठिर ही? ये थोड़ा बहुत संक्षेप में बता दीजिए। नहीं, ऐसा है कि जब ऑडिशन शुरू हुए थे तो सबसे पहले मुझे कृष्ण के रोल भूमिका के लिए रखा गया था। अच्छा। और महाभारत जो है वो रामायण से पहले टेलीकास्ट होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो पहले नहीं हो पाई, तो रामायण पहले आ गई और थोड़ा सा डिले हुआ। उस डिले के कारण जो है कई एक्टर्स के रोल में परिवर्तन आए। अब उसके बाद क्या हुआ कि
मुझे जो है आप एक कड़ी भूल गए बीच में, कृष्ण के बाद मुझे बलराम का रोल दिया गया था। जी जी। और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका था। लेकिन रवि चोपड़ा साहब जो है उस एक्टर से खुश नहीं थे। खुश टैलेंट की वजह से नहीं, उसका जो मिस मैच था ना पांडवों के साथ कि पांचों भाई लगने चाहिए, तो वो जो कलाकार युधिष्ठिर कर रहे थे, वो चाहते थे कि कोई ऐसा करे जो इन पांचों में ऐसा लगे कि ये सगे भाई हैं। तो मुझे जो है जब उसके लिए ट्रायल के लिए दिया गया, तो वो कपड़ों में, कॉस्ट्यूम्स में, डायलॉग्स में ऐसा लगा कि इनमें से एक भाई है ये। तो मुझे इसके आधार पर, उन ऑडिशंस के आधार पर चुना गया था। और कृष्ण का जो रोल था नीतीश भारद्वाज का और मेरा, करीब करीब 6-7 बार ऑडिशन साथ में हुआ, लेकिन फाइनली नीतीश को चुना गया। और नीतीश ने वो रोल बहुत बखूबी निभाया है। बल्कि महाभारत में जितने किरदार हैं, इन्होंने बखूबी निभाए हैं अपने अपने किरदार, और उसका कारण सिर्फ एक ही व्यक्ति है। मैं बताऊं आपको, अगर कोई क्रेडिट खुद लेना चाहता है तो मुझे लगता है वो गलती कर रहा है। क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रवि चोपड़ा साहब को जाता है। बिल्कुल, क्योंकि रवि चोपड़ा साहब ने सबको उनके सूत्र में बांध के रखा। युधिष्ठिर को युधिष्ठिर बनाया, कृष्ण को कृष्ण बनाया, और अर्जुन को अर्जुन बनाया। तो सबको उसका किरदार में बांध के रखना, ये जो निर्देशक थे हमारे रवि चोपड़ा साहब, उनका ये कार्य था। और उनके बदौलत जो है जो महाभारत आज दिखाई देती है, इसका सारा श्रेय जो है डायलॉग्स का राही मासूम रजा साहब को, लेखनी का और डायरेक्शन का जो है रवि चोपड़ा साहब को। ये दो महान व्यक्तित्व वाले मालिक जो है, इनकी वजह से महाभारत आज 32-33 साल के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। बिल्कुल। अब तो ना बी.आर. चोपड़ा साहब रहे, ना रवि चोपड़ा साहब रहे, अब उनको कितना मिस करते हैं आप? मैं तो बहुत मिस करता हूँ। मैं तो दोनों को बहुत बुरी तरह मिस करता हूँ। बल्कि मैं बी.आर. फिल्म्स कंपनी को मिस करता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा घर था रवि चोपड़ा साहब का। और रवि चोपड़ा साहब जैसा डायरेक्टर तो बहुत मिलेंगे, प्रोड्यूसर बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा इंसान शायद मुझे दोबारा मेरी जिंदगी में ना मिले। उनकी एक बहुत खूबसूरत लाइन है, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो अक्सर ये बात कहा करते थे, जो आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि लोग जो है सक्सेस आने के बाद बदल जाते हैं या पैसा आने के बाद बदल जाते हैं। तो रवि चोपड़ा साहब की एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो मेरे दिलो दिमाग पे आज भी अंकित है। वो कहा करते थे, कोई भी व्यक्ति अगर पैसा आने के बाद या सक्सेस आने के बाद बदल जाए तो मैं उसे आदमी नहीं मानता हूँ। बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है। ये चीजें इंसान को बदलना नहीं चाहिए, ना उस पर असर डालनी चाहिए, क्योंकि ये पासिंग फेजेस हैं। आज सक्सेस मिली, कल नहीं मिलेगी, आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। लेकिन ये उसके जीवन को नहीं बदलना चाहिए, उसके एटीट्यूड को नहीं बदलना चाहिए। जी। बहुत सारे लोग आपको नमस्कार कह रहे हैं। अश्वनी कुमार हैं, आरती सैया जो बहुत आकाशवाणी की बहुत जानी मानी हस्ती हैं, मेरे बहुत अच्छी मित्र हैं। नमस्कार। हिसार से रविंद्र प्रवासी जी ने आपको शुभकामनाएं कही हैं। धन्यवाद। और बहुत सारे लोग, जूही उज्ज्वल पटना से आपको देख रही हैं, उन्होंने फूल भेजा है आपके लिए। आरती सैया जी ने दिल भेजा है आपको। और शिवांश कुमार हैं, उमा प्रसाद जी हैं, ओशो ज्ञान जी हैं, आरती जी हैं, बहुत सारे लोग बने हुए हैं। सबसे अहम बात है अमित वर्मा और आरती के साथ साथ हमें बहुत सारे लोग दिखते रहे, उनका नाम हम धीरे धीरे लेते रहेंगे। लेकिन एक जो कई बार एक जो मन में सवाल आता है कि आप इतने महान कलाकार हैं, इतने अच्छे आपका नाम है, इतनी अच्छी आपकी शक्लो सूरत है, लेकिन घर में आप कैसे हैं? लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बर्तन मांजे, समझ रहे ना, झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे। आपकी क्या स्थिति रही? नहीं, देखिए मैं घर जो है, घर भी जो है वो मिलजुल के चलाना चाहिए जी। घर में काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अगर मैं घर का फर्श साफ करता हूं या बर्तन मांजता हूं, तो इसका मतलब ही नहीं कि गजेंद्र चौहान नहीं रहेगा जी। काम छोटा बड़ा नहीं होता साहब। मैं फिर आपसे एक बार दोहरा रहा हूं वही बात जी। कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है। ग्लास मांजना जो है वो भी एक काम है, आप उसको कितनी सफाई से मांजते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे वर्कर हैं। इसलिए कोरोना काल जो है ये हमारे अगर पूरे परिवार पे एक संकट है, तो परिवार के सभी सदस्यों को इसमें बराबरी का हिस्सा लेकर एक दूसरे का हाथ बांटना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग परिवार के उस घर में रहते हैं एक साथ, अगर एक साथ रह सकते हैं तो मिलजुल के काम भी कर सकते हैं। जी। तो इस संकट की घड़ी में जब किसी भी घर परिवार पे संकट आता है तो सब सदस्य एक साथ कैसे खड़े हो जाते हैं उसको संकट को झेलने के लिए। तो आज ये संकट आया है, मैं तो परिवार से बढ़ के आगे बात कर रहा हूं, समाज को और देशवासियों को भी एक साथ होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। हम आगे बात जारी रखेंगे, लेकिन अभी ये जानना चाहेंगे कि गजेंद्र चौहान ने लॉकडाउन में अगर बाकी सब काम तो किया, खाना पीना का भी कुछ वास्ता पड़ा आपसे? कभी बनाने का मौका मिला? और अगर आपकी दिलचस्पी की बात करें तो सबसे ज्यादा
पसंद क्या करते हैं खाने में आप किचन में? देखिए, मैं कभी कभी मेरा बेटा है वो मुझे कहता है कि आप स्ट्रगल टाइम कैसे गुजारते थे। तो मैंने एक दिन अभी रिसेंटली, मुझे खाना बनाना नहीं आता है बेसिकली, मैं आपसे ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कैमरे पे, लेकिन मुझे स्ट्रगल दिनों की बात याद आ गई। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल होती थी और मेरे दोस्त लोग बोलते थे यार कुछ खिलाओ, तो उसमें जो है हम लोग क्या करते थे, ब्रेड ला के, पानी डाल के, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके, उसमें नमक मिर्च डाल के, उसको गर्म करके, उबाल के, और उसको अपनी प्लेटों में डाल के सब मिलके खाया करते थे और साथ में फिर चाय पिया करते थे। तो वो स्ट्रगल टाइम का जो खाना था, एक दिन मेरे बेटे ने खाया, मेरे परिवार वालों ने खाया, वो तो कहने लगे तो कमाल है। मैंने कहा कमाल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने खाया हुआ है ये अपने टाइम पे, इसमें कोई कमाल नहीं है। ये समय की पुकार थी उस समय कि हम जो है इस तरह से कैसे भी गुजारा करें। हमने वो दिन भी गुजारे हैं। अब उन दिनों को हम लोग अगर स्टेज पे आके बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि नाटक कर रहे हैं। नाटक नहीं कर रहे हैं, वहां से गुजरे हैं हम लोग। मैं आपको एक स्ट्रगल टाइम का एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहूंगा। जरूर जरूर। कि जो आर्टिस्ट होता है वो कहां कहां से गुजर के कहां तक पहुंचता है। तो मुझे याद है मैं एक जगह पेइंग गेस्ट रहा करता था 82-83 में, विले पार्ले ईस्ट में, और वहां पे 7 बजे के बाद अलाउड नहीं होता था, एंट्री नहीं होती थी घर पे। तो जब हम लोग काम मांगने बाहर निकलते थे इंडस्ट्री में और लेट हो जाते थे, तो कभी कभी कोई रात जो है वो सीढ़ियों के ऊपर जो टर्निंग होता है, वहां एक चौकोर जगह होती है एक पूरी, उस पे बैठ के और उस पे सो के गुजारी है। तो देखिए संघर्ष जो होता है ना, संघर्ष इंसान को कुंदन बना देता है घिस घिस के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सोना या कुंदन ऐसे ही तैयार होता है। और हमने वो उन दिनों से गुजरे हैं बहुत। ये तो 6 साल जो महाभारत के पहले थे वो बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन हौसला इतना था, हिम्मत इतनी थी। मैं फिर कलाकारों से कहता हूं, अक्सर पूछते ना कलाकारों के लिए क्या है, आपके अंदर का जो पैशन है ना, आपके अंदर का जो जोश है, जो उत्साह है कलाकार बनने के लिए, जो सक्सेस पाने का पैशन होता है, उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए। वाह। उसको हर स्टेज पे जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीवित है तो आपके अंदर का कलाकार कभी मार नहीं खा सकता, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम तक लेके जाएगा। तो आपके अंदर का पैशन को जीवित रखिए। और इसी बीच आपको बता दें कि पटना रंगमंच के बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी है विनीत कुमार झा, वो भी आपको देख रहे हैं गजेंद्र जी। लेकिन अगर हम जिस तरह से हम जंग की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिद होनी चाहिए जंग में जीतने के लिए। जंग, जिद, जीत, ये इसको कैसे देखते हैं आपकी? आपको जिद्दी होना पड़ेगा। देखिए, जिद जो है हम उस रूप में ना लें जिसमें हम इस शब्द को व्याख्यान करते हैं। जिद होनी चाहिए जीतने की, कलात्मक जिद, कलात्मक। और फिर मैंने जैसे आपसे कहा, वो पैशन जो है, वो जो उत्साह होता है, जिस वक्त आप अपने घर से मुंबई के लिए चलते हैं, कला क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो आपको चीजें बहुत आसान लिखती हैं क्योंकि आप वहां से गुजरे नहीं होते। लेकिन जब आप गुजरना शुरू करते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें आपको टूटना नहीं है, उस जोश को, उस उत्साह को कम नहीं होने देना है। वो जिद जैसे आपने कही, वो जिद आपकी बरकरार रहनी चाहिए। जिद इसकी कि जीत एक ना एक दिन मेरी हो। गजेंद्र, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है, आपने बताया था मुझे बहुत पहले कि आप जब स्ट्रगल के दिनों में थे तो आपने एक किसी व्यक्ति से बात की थी कि भाई लैंडलाइन पे कोई फोन आएगा तो मुझे बताना, मैसेज देना, और मैं उसके पैसे दिया करूंगा। वो जो किस्सा है कि कई बार आप अपने आप से बात करने के लिए भी पैसे देते थे उसको। हाँ, वो किस्सा का फिर हमारे दर्शकों को सुनाइए। वो देखिए, मैं डीएन नगर जो है ना, अंधेरी वेस्ट में, वहां पेइंग रहता था एक जगह, और टेलीफोन तो होता नहीं था जी। टेलीफोन तो बहुत दूर की बात होती थी। तो केयर ऑफ नंबर हम लोग ढूंढते थे। उन दिनों एक फैशन चला था कि जो पीसीओ होता है, आप उसके जो वहां पे बैठता है उससे कांटेक्ट करते थे। और हमारा जो पीसीओ था वो डीएन नगर में एक रोड के ऊपर था, और उससे हम कहा करते थे कि भाई ये हमारा केयर ऑफ नंबर रहेगा। तो वो क्या करता था, फोन आने का और फोन जाने का 1 रुपया लेता था। तो हम लोग शाम को जब स्ट्रगलर्स सारे इकट्ठे होके 7-8 उतरते थे तो पीसीओ की तरफ भागते थे, जाके पूछते थे कोई मेरा फोन तो नहीं आया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गए और मैंने बोला भाई मेरा कोई फोन था। क्या नाम है आपका? बोले गजेंद्र चौहान। आपके 8 फोन आए हैं।
तो मैंने बोला किस किस के आए हैं, तो उन्होंने कहा 8 रुपया दो पहले। तो मैंने 8 रुपया उनको दिया, तो उन्होंने कहा बताओ किस किस के आए हैं। बोले आप ही के फोन आए, दिन भर आप ही ये पूछते रहे कि भाई किसी का फोन तो नहीं आया था। दिन भर मैं उसे बाहर से फोन करके पूछ रहा था मेरा कोई फोन तो नहीं आया काम के लिए। तो वो ऐसे किस्से स्ट्रगल टाइम पे होते हैं और उससे गुजरना पड़ता है। तो वो उस समय 8 रुपए की कीमत बहुत बड़ी थी, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे तो एक एक पाई जो है वो जोड़ जोड़ के रखनी पड़ती थी। मैं हमेशा 3 चीजें डिस्कस करता हूँ। कलाकार जब स्ट्रगल टाइम पे होता है ना, उसे 3 चीजें जरूर मैनेज करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट। संयम रखना चाहिए, फाइनेंस मैनेजमेंट करना चाहिए कि कम से कम पैसों में अपना स्ट्रगल समय कैसे गुजारे, और टाइम मैनेजमेंट, टाइम को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये जो स्ट्रगल का समय होता है ये वापस नहीं लौटेगा कभी। आप उसमें बना पाएंगे अपने आप को, नहीं बना पाएंगे, ये डिपेंड करता है, पर आप उसको टाइम को व्यर्थ मत कीजिए, बेकार मत जाने। तो ये 3 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके परिवार के बारे में जहां तक मैं जान पाया हूं कि बहुत ही मतलब एक आम आदमी का परिवार, किसान परिवार रहा है, और फिल्मों के खिलाफ आपके पिताजी थे, मतलब कोई फिल्मों में जाना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन आपने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म से ही दाग लगा लिया बतौर दर्शक। ये दाग वाला किस्सा क्या है, और पिताजी की जब पिताजी से जब पिटाई हुई थी आपकी, ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा था, तो उस बारे में थोड़ा और बताइए हमारे दर्शकों को। और इसमें बताएंगे आपको कि हमारे गजेंद्र जी हमारे साथ लंदन से जुड़े हैं, डॉक्टर ब्रिज सिन्हा जो ऑर्थोपेडिक बहुत बहुत बड़े सर्जन हैं, आपको याद कर रहे हैं लंदन से। और साथ ही साथ हमारे एडवोकेट अधिवक्ता राजीव मिश्रा जी हैं, रविंद्र प्रवासी जी हैं, और इन24 न्यूज के एक्सिक्यूटिव एडिटर संजय मिश्रा जी भी आपके चरित्र के बारे में बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं सब लोग। और सबसे अहम बात है कि पिता के डर से कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल सही सलामत रखा, और फिल्म देखने के बाद आपने ट्यूशन की बात कही थी। देखिए, जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं। मुझे याद है 11th का मैंने एग्जाम दे चुका था। 11th तक मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी थी, क्योंकि हमारे परिवार में जो है, मैं एक किसान परिवार से हूँ, दिल्ली के एक छोटे से गांव से, खामपुर नाम है, और वहां पे हमारे परिवार में खासकर फिल्में देखना जो है बहुत बड़ा महापाप माना जाता था। आप फिल्मों की तरफ नहीं जाएंगे, ये माना जाता था कि फिल्में देखने वाले बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो 11th के एग्जाम दे चुका था और खाली समय था 2 महीने का रिजल्ट आने में। तो हमारे घर के नजदीक एक थिएटर है, विवेक सिनेमा, वहां पे फिल्म लगी हुई थी दाग, राजेश खन्ना साहब की। तो किसी ने कहा बहुत अच्छी फिल्म है। मुझे याद है 1 रुपया 60 पैसे की टिकट आती थी इस वक्त। वाह। पैसा जोड़ जोड़ के मैं पिक्चर देखने चला गया, और चुपचाप गया ताकि किसी को पता ना चले, अकेला गया। और मैं जैसे ही ब्रेक टाइम हुआ तो मैं बाहर आया। बाहर आपको दिल्ली का अगर माहौल पता हो तो वो रेडी होती है पानी पिलाने वाली, जो जी, उसको दबा दबा के निकालते हैं। हाँ, उसको पंप करके पानी निकाल के। तो पानी पीने मैं बाहर आया, और मेरा दुर्भाग्य है कि जहां मैं पानी पी रहा था रेडी के पास, उसी के पास से बस आई थी जिसमें मेरे पिताजी बैठे हुए थे, और वो विंडो पे बैठे हुए थे, और विंडो पे बैठे हुए मुझे पानी पीते हुए देख रहे थे। तो वो समझ गए कि सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा है और ये पानी जो है पीने आया है, और ये पिक्चर देखने आया है पहली बार। तो जब मैं घर गया तो मुझसे पहला सवाल पूछा कि कहाँ गए थे, तो मैंने कहा मैं ट्यूशन गया था। मैंने झूठ बोला। तो उन्होंने तो अपनी आंखों से देखी थी, उनको किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं थी। मुझे याद है जो पिटाई हुई थी उस दिन, हा। और मैंने उन्हीं पिताश्री को वापस महाभारत की शूटिंग पे लाके बैठा के महाभारत की शूटिंग दिखाई। वाह 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 वाह। बहुत बड़ी बात कही आपने गजेंद्र जी, वाकई जिस डर ने आपको डरा के रखा, उस डर को आपने खुशी में बदल दिया। उसको गौरवान्वित पल होगा पिताजी के लिए, आपके लिए भी। जी, बहुत खुश होते थे जब महाभारत आते थे। और जब आपको उन्होंने पहली बार देखा बतौर युधिष्ठिर, तब क्या रिएक्शन था उनका? बहुत खुश थे। मुझे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे और माता पिता ने महाभारत की शूटिंग भी देखी और महाभारत की वो सक्सेस भी देखी। मतलब मैं आपसे क्या बताऊं कि जब टेलीविजन पे महाभारत आता था तो मेरी मदर को बोला करते थे, देखो तुम्हारे बेटे की जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया में। जब वो महल के अंदर एंट्री होती थी, युधिष्ठिर महाराज की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, तो वो बड़े खुश होके बोलते थे मेरी मदर को। गांव के लोग थे, सिंपल लोग थे,
टेलीविजन की और फिल्मों की दुनिया को असली समझ बैठते थे। मैं तो आपको एक और बात बताऊं, मतलब हाइट ऑफ सिंपलिसिटी होती है किसी किसी की। हम जब जिस गांव से हम लोग आते हैं, हम लोग सभी गांव से आते हैं एक्चुअली। मैं तो हमेशा कहता हूं हर भारतीय गांव से आया है, चाहे वो 4 जनरेशन पीछे आया, चाहे 10 जनरेशन पीछे आया, वो है गांव से ही। तो हम सब उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो मतलब महाभारत की शूटिंग में जब आए तो जो लेडीज कलाकार थी वो समझते थे कि ये जेंट्स हैं, इनको कपड़े पहनाए गए, लेडीज का गेटअप देके इनको एक्टिंग करवाई जा रही है। ये उनकी हाइट ऑफ सिंप्लिसिटी। तो गांव के लोग शायद आज भी इंटीरियर में जो है, बहुत इंटीरियर में कुछ ऐसा ही समझते होंगे। लेकिन महाभारत ने, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि महाभारत ने इस देश की दशा और दिशा दोनों बदली है। रामायण और महाभारत जब से ये धारावाहिक आए हैं, इस देश की दशा और दिशा और एक सोच, और पिछले साल जब कोरोना काल में महाभारत और रामायण है तो आपने देखा कि लोगों ने किस तरह से उनका स्वागत किया, किस तरह से जबरदस्त टीआरपी भी मिली। मैं उन लोगों को ये जवाब मिला है जो लोग ये कहते थे कि जब महाभारत रामायण आती थी तो एक ही चैनल था, लेकिन पिछले साल तो 900 चैनल थे। तो उन चैनल्स के माध्यम से के दौरान भी पॉपुलैरिटी वही पकड़ी, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति है, हमारे खून में है ये सब चीजें, ये संस्कार हैं, ये हमारी परंपराएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, जो हमारी सोच में है, हमारे विचारों में है, जिसको हम दिन प्रतिदिन, मैं हमेशा कहता हूं आपके पड़ोस में एक युधिष्ठिर होता है, एक दुर्योधन होता है, एक शकुनी होता है, एक अर्जुन भी होता है। तो सारे किरदार आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं नजर आते हैं, इसलिए आप उसको जीते हैं, रोज उस किरदार को जीते हैं। तो इसलिए ये जो मैं तो कहूंगा भारत सरकार से आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि हर 5 साल के बाद रामायण और महाभारत जो है टेलीविजन के माध्यम से इस देश की अगली पीढ़ी को दिखाना चाहिए, ताकि वो संस्कार जो है नई पीढ़ी में भी जन्म दे। और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था गजेंद्र जी की रामायण से पहले महाभारत का प्रसारण होने वाला था। आपको लगता है कि वाकई अगर रामायण का प्रसारण बाद में होता तो दोनों में कुछ अंतर भी होता क्या? दोनों की जो इमेज बनी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही हमारी संस्कारों में हैं, हमारी मर्यादाएं हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बेटा जो डॉक्टर है, डॉक्टर शमशेर चौहान, वो जब छोटा था तब तो, जब महाभारत पहली बार आई थी तो बहुत छोटा था वो, अभी वो डॉक्टर बन चुका है, लेकिन आज भी वो जुए का एपिसोड नहीं देखता है, वो अपने पिता को हारते हुए नहीं देख सकता। वाह! कोई भी पुत्र जो है अपने पिता को हारते हुए नहीं देख सकता। जब रिपीट में भी अगर महाभारत का जुए का एपिसोड आया है, वो द्यूत क्रीड़ा जिसे कहते हैं, वो कभी देखता नहीं, भाग जाता है, टेलीविजन के सामने से नहीं बैठेगा। आज वो इतना बड़ा हो गया है, डॉक्टर हो गया है, समझदार हो गया है, लेकिन उसको आज भी लगता है कि नहीं, माय फादर शुड नॉट लूज। तो ये जो हमारे अगली पीढ़ी में भी ये बीज हैं, तो ये बड़ी खुशनसीबी है हम सबकी कि इस देश की अगली पीढ़ी भी इसी तरह की है। बिल्कुल। एक और बात छन के आ रही है आपके दोस्तों के बीच से कि आपको टेनिस में मिस कर रहे हैं लोग। अगर हम बात करें ओशो ज्ञान जी की तो वो मिस कर रहे हैं। टेनिस वाला क्या मामला है? देखिए, मैं टेबल टेनिस खेलता हूं और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में रेगुलर मेंबर हूं और वहां खेलता था। जैन साहब हमारे बड़े करीबी मित्र हैं और हम तो टेबल टेनिस के पार्टनर हैं। तो कभी वो मुझे हराते हैं, कभी कभी मैं भी उन्हें हरा लेता हूं। तो मैं एक अच्छा ठीक ठाक खिलाड़ी हूं और काफी वर्षों से खेल रहा हूं। एक तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा जो है दोस्तों के बीच बातें हो जाती हैं। अपना समय, कोरोना काल का समय भी पिछले साल ऐसे ही कुछ गुजरा कि हम टेबल टेनिस खेलते रहते थे। तो डेफिनेटली वो मिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रहा था और कोशिश करूंगा कि कोरोना खत्म हो जाए और ये खुल जाए तो फिर दोबारा से खेलना शुरू करूँ। चलिए, मैं भी आपको कंपनी देने आऊंगा। लेकिन एक बड़ा, आपने बहुत बड़ा काम किया है जिसको शायद कम लोग जानते हैं। एफटीआई में जब आप थे तो उस समय जबरदस्त हंगामा हुआ था देश में, लेकिन आपने जो उसका विस्तारीकरण किया, एक्सटेंशन जो दिया, 28 स्टेट में आपने उसको बढ़ाया, उसके पीछे क्या मंशा थी, क्या तैयारी थी आपकी? देखिए, मुझे मालूम था ये सवाल आएगा और मैं आज ये चीज सामने लेके बैठा हूं। मैंने पहले तैयारी की थी, क्योंकि क्या है, देखिए, जब एफटीआई का मामला आया, एफटीआई में पहली बार किसी टेलीविजन एक्टर को चेयरमैन बनाया गया, तो लोगों को लगा एक टेलीविजन एक्टर कैसे हो सकता है, जबकि मैं फिल्में भी कर चुका था, लेकिन छाप जो है वो टेलीविजन एक्टर की। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे काम पेंडिंग है, बहुत सारे काम पेंडिंग। और हुआ क्या
मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। जी जी, आराम से, आराम 5 मिनट दीजिएगा मुझे, जी जी जी, क्योंकि वहां पे जो चेयरमैन का टेन्योर होता है वो 3 साल का फिक्स होता है, 2014 से 2017 तक। तो मेरा अपॉइंटमेंट जो गिना गया वो 2014 मार्च, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट भी नहीं थी मार्च 2014 में, जी मई में गवर्नमेंट आई। तो जो टेन्योर था मार्च 14 से मार्च 17 तक गिना गया, और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला 9 जून 2015 को, और 7 महीने की स्ट्राइक जोड़ के जो मैंने ज्वाइन किया 7 जनवरी 2016 को। तो मेरे जो काम करने का अवसर मिला वो 7 जनवरी 2016 से 3 मार्च 2017 तक, 1 साल और 2 महीना। देखिए मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे 2020 कहते हैं ना कि स्कोर ज्यादा है और ओवर कम है, हिटिंग चाहिए अपने को, तो मैंने वो हिटिंग की। मैं आपको शुरू कर रहा हूं नंबर 1 से। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिलेबस किया वहां पे, जो पिछले 15 साल से पेंडिंग था। इंट्रोडक्शन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टिव्स किया। पहले क्या होता था, एक्टिंग वाला सिर्फ एक्टिंग सीखता था, लेकिन हमने उनको 2 ऑप्शन और दिए कि कोई भी 2 ऑप्शन आप साथ में पढ़ सकते हो। जैसे आपको डायरेक्शन पढ़नी है या एडिटिंग पढ़नी है या सिनेमेटोग्राफी, इनमें से 2 सब्जेक्ट और साथ में पढ़ सकते हो, ताकि आपको एक्टिंग के साथ इनकी भी नॉलेज हो। उसके अलावा जो है, हमारे पास उस समय कम समय था, तो हमने वॉक इन इंटरव्यूज किए। स्टाफ बहुत कम था, उस स्टाफ को भरने के लिए वॉक इन इंटरव्यूज करके विद इन 1 वीक हमने पूरा स्टाफ वहां पे लेके आए। जो सबसे बड़ा काम हुआ है, मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूं इसमें, जी जी, जो सबसे बड़ा काम मास्टर स्ट्रोक जो था, वो डिप्लोमा को मास्टर डिग्री में कन्वर्ट कराना था, जो कि 1960 से पेंडिंग था। मेरे टेन्योर में 27 दिन के अंदर अंदर मैंने उस काम को पूरा किया। मिनिस्ट्री से बात, बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी इसको, और मास्टर डिग्री का श्रेय जो है सिर्फ आपको जाता है। वो मास्टर डिग्री, आज वहां मास्टर डिग्री दी जाती है। उसके अलावा डिजिटलाइजेशन ऑफ फिल्म मेकिंग, उसके पहले फिल्में थी। स्टूडेंट्स ने कहा ये फिल्म इंस्टीट्यूट है, फिल्म ही होनी चाहिए। मैंने कहा लैब बंद हो चुकी है फिल्मों की अवेलेबिलिटी नहीं है रील की, तो कैसे चलेगा। तो डिजिटलाइजेशन जो है वो मेरे समय में हुआ। उसके बाद जिसका आपने जिक्र किया कि 28 स्टेट में, हिंदुस्तान के सबसे पहला हमने अप्रोच किया गुवाहाटी से पांडेचेरी और श्रीनगर से अंडमान निकोबार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कोर्स में वहां पे 10 स्टूडेंट्स होते हैं, 6 कोर्सेज हैं। तो क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 10 ही लोग एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, या 10 ही लोग सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, या डायरेक्शन में 10 ही लोग हैं? टैलेंट तो हमारे यहाँ बहुत है ना। तो वो जो टैलेंट है जिसको मौका नहीं मिलता वो कहां जाए। तो हमने एफटीआई इनिशिएटेड सारे डिपार्टमेंट के 6 डिपार्टमेंट के कोर्सेज शुरू किए अलग अलग स्टेट में। एफटीआई उनके पास जाएगा, उनको एफटीआई आने की जरूरत नहीं है। एफटीआई उनके पास गया, उनको कोर्सेज कराए, और आज हमारे पास हर स्टेट में बहुत सारा टैलेंट है अलग अलग सिनेमा की फील्ड को लेकर। श्रीनगर में हम 3 सेशन कर चुके हैं अभी तक, और इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमारा इकोनॉमिक एंगल जो था इंस्टीट्यूट का, उसमें भी बढ़ोतरी हुई, पैसा भी आना शुरू हुआ। और हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर हमने क्या किया, एफटीआई के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे आसाम है मान लीजिए, तो आसाम में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको वहां टीचर ढूंढा, उनके एड्रेसेस निकाल के उनको ढूंढ के उनको वहां टीचर्स अपॉइंटमेंट किया। जैसे हर स्टेट में है, हर स्टेट में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स एफटीआई के हैं पुराने, उनको ढूंढ के वहीं का वहीं इनको अपॉइंटमेंट किया। तो ये जो प्रोसेस शुरू की, इससे बहुत बड़ा टैलेंट जो है सिनेमा फिल्म मेकिंग को सीख पाया, और ये अभी भी कंटिन्यू है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा टेन्योर खत्म हो गया, चला भी गया, लेकिन आज भी ये प्रोसेस पूरे जोरों से चल रही है। उसके अलावा वहां पे नेशनल एंथम नहीं होता था, क्योंकि कुछ वामपंथी सोच के स्टूडेंट्स थे वहां पे, तो वो नेशनल एंथम नहीं होने देते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, स्क्रीनिंग के बाद में नेशनल एंथम होना आवश्यक है, वो हमने शुरू करवाया। फिर हमने वॉक इन एक विजिट शुरू कराई, जो पहली बार हुआ, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट के सामने से गुजरता था वो ये सोचता था कि यहाँ फिल्में बनती हैं, दिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती है, होता क्या है। तो हमने क्या किया, जितने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको इन्वाइट किया कि आप आइए और यहाँ देखिए एक प्रोसेस किस तरह से सिनेमा सिखाया जाता है। पहले दिन 2000 लोग आए, अगले दिन 11000 लोग आए, और एवरी 6 मंथ्स 2 दिन हम लोग इसी चीज के लिए रखते थे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। सिक्योरिटी को अपग्रेड किया, सीसीटीवी कैमरास को अपग्रेड किया,
डिसिप्लिन के स्टैच्यूज बनाए हमने कि 75% अटेंडेंस मस्ट होगी। सिक्योरिटी जो लेडी सिक्योरिटी नहीं थी हॉस्टल्स में उसको अपग्रेड किया। तो ऐसे जो स्टूडियोज थे, 2 स्टूडियोज जो बहुत खस्ता हालत में पड़े थे, उनको रिपेयर करा के तैयार करा के स्टूडेंट्स के वहां पे शूटिंग शुरू हुई। तो ऐसे बहुत सारे काम, मेरे पास 23 काम है। बस मुझे दुख इस बात का है आशुतोष भाई कि जब मैंने स्ट्राइक हुई तो मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जब मैंने अच्छा काम किया तो मीडिया के किसी व्यक्ति ने इन बातों को उठाया नहीं। ये मुझे आज तक। आज मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ। आपके वहां से विदा होने के बावजूद वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो आपकी कमी महसूस करते रहे, वो आपके घर तक आ गए थे मुंबई। 17 स्टूडेंट्स आए थे। क्योंकि जब ये सब काम उनको दिखा कि ये कंप्लीट हो गए हैं वहां पे और उनको सुविधाएं बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं 2008-2009 के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे 2015-16 तक, जिनको डिप्लोमा नहीं मिला था अभी तक। 8-8, 10-10 साल से वहां बैठे हुए थे। उनके डिप्लोमा 3 मंथ्स के अंदर उनको बोल के कि भाई 3 मंथ्स में आपका कोर्स कंप्लीट करना है, वो उनकी फिल्में बना के उनको कंप्लीट करा के उनको वहां से अच्छे से विदा किया। तो जब स्टूडेंट्स को लगा कि जिसका हम विरोध कर रहे थे वो तो हमारे साथ खड़ा है, तो 17 स्टूडेंट्स मेरे घर पे आए थे ये कहने की सर वी आर मिसिंग यू, आप प्लीज इसको मत जाइए यहाँ से। लेकिन मिनिस्ट्री ने उसको एक्सटेंशन नहीं दिया, कारण वो जानते हैं बेहतर, क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था, उन्होंने वहां पे टेन्योर जब खत्म हुआ। हाँ, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे अभी मैं कलकत्ता में शूटिंग कर रहे थे तो एक चैनल की रिपोर्टर ने मुझसे कहा कि आपको रिजाइन करके भाग गए थे आप। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, मैंने रिजाइन कभी नहीं किया, मैंने छोड़ा कभी नहीं। मैंने उस सब चीजों का सामना करते हुए अपना काम किया, रिपोर्ट अच्छी आई और उसके बावजूद मैंने अपना टेन्योर पूरा किया। एक बहुत बड़े चैनल के माध्यम एक रिपोर्टर, बहुत बड़े रिपोर्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने एक दिन रनिंग प्रोग्राम में मुझसे कहा यू रिजाइंड एंड यू रन अवे। आई सेड नो, यू आर मिस्टेकन। आप इतने बड़े चैनल के एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर हैं, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने अपना टेन्योर पूरा किया, मैंने रिजाइन नहीं किया वहां से। ये गोदी मीडिया का दौर है, जिस तरह से फर्जी डॉक्टर आ गए हैं, फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है मीडिया में। बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं कि कई बार हमें डर लगता है गजेंद्र जी की इसको बताऊं कि नहीं कि मैं प्रेस वाला हूं, मीडिया वाला हूं। डर लगने लगा है क्योंकि वाकई आज कुछ लोगों ने माहौल गंदा कर दिया है। दुख की बात, यही कारण है कि आपको आज उसका दुख हो रहा है। मैं उन सारे सत्यवादी लोगों से की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। और वाकई जब आप अच्छा काम करते हैं ना किसी भी फील्ड में तो उसकी तारीफ कम होती है। अगर आपने किसी को मार दिया होता तो समझ लीजिए आपकी पब्लिसिटी कैसी होती। आपने मारा होता थप्पड़। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने एक बहुत बड़े रिपोर्टर से कहा कि भाई मैंने ये काम किया है, कम से कम एक इंटरव्यू मेरा कर दीजिए ताकि मैं ये खुलासा कर सकूं कि मैंने क्या क्या काम किया। तो उन्होंने कहा ये तो आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। अरे बाप रे। मैंने कहा पब्लिसिटी नहीं है मेरे अच्छे काम की बात है। जब बुरा कर रहे थे तो अब भी तो मैं आपके सामने खड़ा था, आज आप मेरे सामने खड़े हुए जब मैंने अच्छा काम किया है। तो बिल्कुल बिल्कुल सबसे। और जिस तरह से अगर महाभारत की बात करें, एक बार फिर से आपने बताया था कि इच्छा अगर मौका मिलेगा तो आप बुक लिखना चाहेंगे। उसमें मतलब किन किन बातों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे आप? अपनी बातों को, घटनाओं को, या फिर सब कुछ? नहीं, मैं देखिए जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है महाभारत के जैसा तो उसके पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचते। तो मेरा जो विचार ऐसा है कि एक किताब मैं लिखूं कि महाभारत पर्दे के पीछे। अब उसका टाइटल क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं उसमें वो किस्से इंक्लूड करना चाहता हूं कि जिसमें वो किस्से लोगों तक पहुंचे कि महाभारत कैसे बनी थी, कास्टिंग कैसे हुई थी, कौन व्यक्ति पहले कौन सा रोल कर रहा था। जैसे जूही चावला पहले द्रौपदी कर रही थी, गोविंदा पहले अभिमन्यु कर रहा था। आज ये बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन लोगों तक ये बताना चाहता हूं कि 86 में ये सब इसी प्लेटफॉर्म पे एक साथ खड़े हुए थे और इनको ये रोल दिए गए थे। लेकिन बाद में समय के साथ चंकी पांडे, बाद में गोविंदा के बाद में अभिमन्यु का रोल मिला। तो ये समय के साथ बदलाव जो आया है, और फिर वहां जो कौरव और पांडव दिखाई देते थे जो स्क्रीन पे एक दूसरे के दुश्मन, वो कितने अच्छे मित्र होते थे, वो किस तरह से खाना एक साथ खाते थे, किस तरह का माहौल था, वो सब बहुत सारे हजारों किस्से हैं मेरे पास में। मैं चाहता हूं एक किताब में समेटूं और लोगों तक उन किस्सों के विषय में पहुंचाऊं। मशहूर बहुत ही हास्य कवि हैं, रेलवे में बहुत बड़े अधिकारी हैं, मुकेश गौतम जी, उन्होंने भी हमारी बात को सहमति दी कि बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो दुखी करते हैं आजकल, और भी बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं हमसे।
रविंद्र प्रवासी जी कहते हैं कि आपने सदैव सच्चाई के साथ काम किए हैं और जीत सिर्फ सच्चाई की ही होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बेसब्री से इंतजार करेंगी, आरती सैया जी लिखती हैं कि बुक का इंतजार करेंगी। और ओशो जी कहते हैं कि बिल्कुल सही है, यदि कोई हट के काम अच्छा करना चाहता है तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। और सबसे इस बीच में एक और बहुत ही दिलचस्प वाकया की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा कि महाभारत से जुड़ी जो घटनाएं आपके जहन में है वो तो है ही, लेकिन मुझे महेंद्र कपूर जी ने एक घटना सुनाई थी। जब महाभारत जब घर घर में बजता था तो आप समझ सकते हैं कि गलियों में सन्नाटे हो जाते थे। महेंद्र कपूर जी ने कहा था कि बांद्रा की घटना है, महाभारत का टेलीकास्ट हो रहा था और गलियों में सन्नाटा था। वो किसी काम से, जरूरी काम से निकले थे और उसी वक्त 3-4 गुंडों ने उनको पकड़ लिया था। एक तरफ से उनकी उन्हीं की आवाज आ रही है महाभारत, और दूसरी तरफ वो चिल्ला भी रहे हैं बचाओ बचाओ। तो किसी ने आवाज नहीं सुनी, क्योंकि उन्हीं की आवाज से हर घर में एक गुंजायमान का माहौल बन रहा था। इस बात को भी कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि वाकई जब कोई अच्छी चीज होती है तो लोग बिल्कुल उसको जुड़ के देखते हैं और एक श्रद्धा के साथ देखते हैं। जिस तरह से लोग कहते हैं कि अगरबत्ती भी दिखाया करते थे लोग टीवी को। लेकिन सबसे अहम बात है कि वाकई जब एक कलाकार के तौर पर आपके सामने आज भी 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, 10 से ज्यादा फिल्में फ्लोर पे है गजेंद्र जी, ये जो कोरोना काल है उस पर कितना असर हुआ है अगर फिल्मों की बात करें तो? देखिए, मेरे कई शेड्यूल इस वजह से कैंसिल हो गए हैं। मेरा लास्ट शेड्यूल मैंने 15 मार्च को खत्म किया और उसके बाद जिस तरह से माहौल बनना शुरू हुआ उसकी वजह से मेरे कई शेड्यूल कैंसिल हो गए हैं। मैं कलकत्ता में 22 अप्रैल से 15 दिन का शेड्यूल जाने वाला था। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म होगी, एक और नरेंद्र। ये फिल्म जो है चर्चा में भी है और मोदी साहब का रोल मैं कर रहा हूं उसमें। वाह, ब्रेकिंग न्यूज। नहीं, ये तो आ चुका, ये तो ट्रेंड भी कर चुका। एक और नरेंद्र, हाँ, हमारे दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ जी। मैं एक और नरेंद्र तो नहीं, मैं गोदी वाला तो नहीं हूँ। और वाकई आपसे बहुत लंबे अरसे से मैं खुश नसीब हूँ। गजेंद्र जी की बहुत बड़ा नसीब वाला है कि देखिए आपका मैसेज जब आता है मैं 1 सेकंड नहीं लेता सोचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बड़प्पन है आपका कि वाकई अपनों के लिए आप हमेशा अवेलेबल हैं, लेकिन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में भी आप माहिर हैं, क्योंकि आपने द्रोणाचार्य को भी दोस्त बना लिया है। दोस्त तो है ही वो। सुरेंद्र पाल जी ने कहा था कि आप लोगों ने करियर साथ साथ शुरू किया था। अभी जो महाभारत के जो लोग हैं उनमें से कितने लोगों के टच में हैं आप लोग? क्या कभी आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश की महाभारत में? व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग चैटिंग के लिए बनाते हैं एक्चुअली। जैसे गोपी पोपट साहब हैं, अर्जुन हैं, पंकज धीर हैं, हम लोग चैटिंग जब करते हैं, सुरेंद्र पाल साहब हैं, तो हम लोग चैटिंग करते रहते हैं एक्चुअली, क्योंकि समय भी कट जाता है और थोड़ी पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। तो इतनी सारी बातें हैं कि वो जब एक बार बात करना शुरू करते हैं 2-2.5 घंटे कहाँ जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। ये क्या है, देखिए आज सक्सेस किसी को कैसे भी मिली हो, लेकिन सबने अपनी जिंदगी जो है उसी प्लेटफॉर्म से शुरू की। तो सबके सब उसी तरह के मित्र हैं, उसी तरह की बातें हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है एक परिवार की तरह रहना। आज मैं आपको साक्षी मानकर कहना चाहता हूं कि महाभारत के मैक्सिमम कलाकारों से अपने दर्शकों को मैं रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्द हम सुरेंद्र पाल जी के पास जाएंगे, शकुनी जी के पास जाएंगे, और भी जो भी लोग मिल पाएंगे, पंकज धीर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे। एक आज की पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है कि महाभारत क्या था, और आज की तारीख में रिपीट टेलीकास्ट होता है। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि रिपीट टेलीकास्ट लगातार उसका होना चाहिए, आप भी चाहते ही हैं। लेकिन आज जो धारावाहिक बन रहे हैं, खासकर अगर हम वेब सीरीज की बात करें, तो ऐसा शायद ही कोई धारावाहिक होगा गजेंद्र जी जिसको आप अपनों के साथ देख पाए। ये कैसे देखते हैं आप? कोई सेंसर नहीं, कुछ भी नहीं। ये दुर्भाग्य है। नहीं, अभी गाइडलाइंस इशू हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारी नेटफ्लिक्स वगैरह दूसरे जो चैनल्स हैं इनके लिए गाइडलाइंस हुई है, और गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना भी सरकार का ही काम है। और ये मैं बहुत समय से मांग कर रहा था कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को जिस तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है सिनेमा के माध्यम से, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। ये सरकार ने पहली बार संज्ञान लिया है, और INB मिनिस्ट्री ने इसके विषय में, लॉ मिनिस्ट्री ने मिलके, रविशंकर प्रसाद जी का भी उस दिन इंटरव्यू था, प्रकाश जावड़ेकर साहब का भी था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं संज्ञान लिया और इसकी गाइडलाइंस इशू की हैं, और ये गाइडलाइंस जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और थोड़ा सख्ती से होनी चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि देखिए, जब इसको जो है IPC के अंडर लिया जाए, ये जो कानून बने, ये जो गाइडलाइंस बने, ये IPC के अंडर आना चाहिए, इंडियन पीनल कोड। तो कहीं ना कहीं जो है इस पे सख्ती ऐसी बढ़ती जाए कि कोई ना कोई सजा का प्रावधान हो, पेनल्टी का प्रावधान हो, कि कोई भी ये हिम्मत ना कर सके कि देश की सभ्यता और संस्कृति पे वो दाग लगाने की कोशिश करे।
आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी बना के दिखाएं, ये नहीं चलेगा, ये एक्सेप्ट नहीं है हमको। आप इस देश की जो बातें हैं, ये जो आप बोल रहे हैं उसको तो यही लग रहा है कि कोई बेसुरा आदमी के हाथ में गिटार आ गया हो। जी, जानता नहीं हो लेकिन बजाने की कोशिश कर रहा है। धृष्टता सफल नहीं होगी पार्थ। एक जो आपका मनपसंद डायलॉग है, एक कोई डायलॉग हो जाए युधिष्ठिर वाला। छोटा चाहिए बड़ा चाहिए? अरे आपका शो है, मीडियम। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृत होने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोग था? क्या स्वयं सीता जी नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो और ना मैं। उसे ना भीम की गदा रोक सकती, ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहाँ से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा। चलो। वाह क्या बात है, वाकई इतने सालों के बाद भी मतलब ऐसा लग रहा है कि पहली बार आप बोल रहे हैं। अच्छा, आज की जो प्रतिभाएं हैं जी, आपके समय में बहुत कुछ नहीं था। आज जो टैलेंट, नई टैलेंट आ रहे हैं, नई प्रतिभाएं आ रही हैं गजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि वाकई आज भेड़ बकरियों की तरह लोग खड़े हो जाते हैं लाइन में और ऑडिशन के नाम पर क्या क्या होता है? देखिए, नहीं, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा एक तो कि आज की जो नई पीढ़ी आ रही है वो अपने आप को तैयार करके आ रही है। वो एक्टिंग कोर्स करके आती है, वो हॉर्स राइडिंग सीख के आती है, वो म्यूजिक सीख के आती है, वो डांस सीख के आती है। क्योंकि ये डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, ये सुविधाएं हमारे समय पे बहुत कम थी और स्ट्रगल के टाइम पे वो बहुत महंगी लगती थी हमको। तो हम लोग किसी तरह हाथ पैर जोड़ के कम पैसों में वो सीखने की कोशिश की। आज जो बच्चे आ रहे हैं ज्यादातर उनको सपोर्ट है घरों से। जी। और मैं बहुत ही एक इमोशनल किस्सा है मेरी जिंदगी का, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। है तो बहुत पर्सनल, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये जो आपने जहां से आज का इंटरव्यू शुरू किया था, पिता पुत्र के रिश्ते का, मैं जैसे आपसे कहा कि किसान का पुत्र हूं और पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब मैं मुंबई आ गया तो पिताजी जो मुझे चिट्ठियां लिखा करते थे जो खुद नहीं उनसे लिखी जाती थी, लेकिन वो किसी से लिखवाते थे। और आपको याद होगा वो 15 पैसे का एक इंग्लैंड आता था ब्लू कलर का, जी 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 जी। उसको फोल्ड करके, तो वो क्या करते थे, अंतरदेशीय, तो किसी बच्चे से लिखवाते थे जो नेफ्यू होता था, भतीजा होता था, कोई 8वीं 10वीं 15 किसी क्लास में पढ़ता हुआ, उससे चिट्ठी लिखवाते थे, उसे बोलते थे ये लिखो, तो वो लिख देता था। और उसके बाद उससे बोलते थे कि इसे बंद मत करना, उसे बंद नहीं करते थे और खुद अकेले अपने पास रख लेते थे। और फिर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेते थे और उस पर लिखते थे पैसों की जरूरत हो तो मंगा लेना। वाह वाह वाह। और वो उस पर चिपका देते थे, उसको फोल्ड तब करते थे। और वो जब चिट्ठी मेरे पास आती थी तो सारी चिट्ठी पढ़ने से पहले वो कागज मेरे सामने आता था, पैसों की जरूरत हो तो मंगा लेना, ये 4-5 शब्द होते थे। तो मेरी जिंदगी का वो इतना अहम, इतना इमोशनल टच है, क्योंकि पिताजी ज्यादा नहीं लिख पाते थे, थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा लिखते थे, तो लेकिन ये लाइन जरूर लिखते थे। तो उस हालात में भी एक पिता पुत्र के लिए क्या समझता है, उसे क्या जरूरत होगी, घर से इतना दूर है, कैसे अपना दिन काटता होगा, कैसे रात कटती होगी, तो वो पैसों की जरूरत होगी उसे। तो ये सब चीजें जो है ये उस समय की यादें रह गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पिता का कभी कोई स्थान तो ले ही नहीं सकता। वाकई पिता से आपकी जिंदगी का पता लगता है दुनिया को, ये मानते हैं आप? नहीं, माँ तो होती है जो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन पिता का भी रोल बराबर का होता है, कम नहीं होता। मैं तो हमेशा कहता हूँ पिता वो ताला है जो घर के बाहर होता है, आपको सिक्योरिटी देता है। हाँ, वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और माँ को आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और माँ की जब भी चर्चा होती है बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ, बोलना नहीं चाहता कुछ, लेकिन हमने सुना कि कई बार जब माँ की चर्चा होती है, याद आती है, तो आप बच्चे की तरह रो पड़ते हैं। मेरी माँ बहुत सिंपल गृहिणी थी, एकदम गांव की बेचारी। और मैं उनका एक किस्सा शेयर करूंगा तो शायद आप को समझ आएगा कि वो किस किरदार की थी। छोटा सा किस्सा है। जब रामायण जब चल रही थी और मेरा महाभारत में कृष्ण की भूमिका के लिए रोल चल रहा था,
तो उनको तो ये सब समझ में आता नहीं था। रामायण टेलीकास्ट शुरू हो चुका था, तो मैं अपने घर गया, गांव में गया अपने, जी। तो मैंने देखा कि माता जी का जो पूजा का घर है छोटा था, उसमें अरुण गोविल की और दीपिका की फोटो लगाई हुई है उसमें। हम्म। तो मैंने बोला ये तो एक्टर है, हमारे दोस्त हैं। बोले नहीं नहीं, ये राम और सीता है। तो वाह। उनको माथा टेकती थी वो। तो मैंने उनसे कहा एक बार, मैंने कहा मेरी महाभारत बनने वाली है, उसमें कृष्ण के रोल के लिए मेरी बात चल रही है, अगर मुझे कृष्ण का रोल मिल गया तो फिर क्या करोगी? तो उन्होंने कहा मैं तुमको भी माथा टेकूंगी। वाह, ये श्रद्धा है। इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। वाकई उससे बड़ा वाकई वाकई गजेंद्र जी, आप बहुत लकी हैं कि हाँ, एक माँ के मुख से इतना बड़ा आशीष पाया आपने। और आज वाकई आपकी जो भी सफलता है उसके पीछे उनका जो आशीर्वाद है, उन उनकी दोनों जो, का आशीर्वाद है सर पे। बिल्कुल बिल्कुल माता पिता का एक योगदान होता है। लेकिन अगर हम बात करें, आपके घर में बिल्कुल माहौल नहीं था कि कोई फिल्मों में जाए, और फिर सब कुछ बदला। अपने बेटे के बारे में आप क्या चाहते थे पहले, कि वो डॉक्टर बने या कुछ और बने? नहीं, क्योंकि मैंने मैंने आज के युग को अपनाया। मैं खड़ा रहा कि बच्चे जो हैं जो चाहें वो करें, पर जिस काम को भी करें उसको उसमें वो सफलता पाएं जो एक जिसका कोई कीमत नहीं है, बड़ी सफलता पाएं। तो मैंने भी अपना कैरियर एक रेडियोग्राफी के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रेडियोग्राफी मैंने की थी, वहां से शुरू किया जी था। जी जी मैं जी। पैरामेडिकल रहा हूँ। तो जब मैं मुंबई आया तो बेटा हुआ और बेटा स्टडी शुरू किया, तो बेटा स्टडीज में अच्छा था। तो फिर उसका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, फिर उसने एमडी किया मेडिसिन में, फिर उसके बाद डीएम किया उसने गैस्ट्रो में। तो आज वो सुपर स्पेशलाइजेशन उसने किया हुआ है और कंसल्टेंट है गैस्ट्रो का। तो उसने मुझे लगता है मेरा एक तो वो ड्रीम जो अधूरा रह गया था वो पूरा किया। दूसरा, उसने अपना कैरियर बहुत अच्छा से संवारा है और आज अच्छे टॉप डॉक्टर्स में बॉम्बे के है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा कैसे आगे नहीं बढ़ता? ये घर का जो माहौल था आपके यहाँ का, उसमें तो बिल्कुल शाहरुख खान की फिल्म आती है, ध्यान में आती है कि घर में सब कुछ है, गीता भी है, रामायण भी है, देखिए, नमाज भी है, पूजा मैं भी है। आपके बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा तमाम परिवारों से, ये मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऑन योर ओन चिल्ड्रन, यस। आप अपने बच्चों को अपनाइए, उन्हें समय दीजिए। आज भी रात को खाना होने के बाद में 1 घंटा पूरा परिवार हमारा इकट्ठा बैठता है और कोई भी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे के व्यूज, और एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं। तो परिवार को संगठित रखना ये भी घर के बड़े की जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं और मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये बड़े घर के बड़े जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार को संगठित रखें। खैर, आपकी तो एक इमेज बन गई है, आने वाला भविष्य भी बहुत उज्जवल लगता है। लेकिन इस बीच हमसे बहुत सारे ज़हीर शेख डायरेक्टर हैं, वो देख रहे हैं आपको। फिर दिल पे दिल, आरती जी बहुत फिदा हो गई हैं आपके ऊपर, लगता है चल के आकाशवाणी में मिलना पड़ेगा आपको। निधि मदेशिया जी देख रही हैं, ताली बजाई है। कल्पना इंडिया आपको बोल रही है कि आपने बहुत नाइस वर्क किए हैं और इतनी अच्छी अच्छी कहानियां आपने सुनाई कि दिल खुश हो गया। अधिवक्ता राजीव मिश्रा जी भी बोल रहे हैं कि बहुत सही बात आप करते हैं। लेकिन गजेंद्र चौहान जी की जो एक इमेज है कलाकार की, तो है ही। अगर हम उनकी कमजोरियों की बात करें कुछ खास, और उनकी जो खूबियां हैं वो भी जानना चाहेंगे, और जो एक इंटरेस्ट है कि वाकई आप बाकी किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको बहुत सारे दर्शक नहीं जान पाए हैं, तो देखिए, संक्षेप में अगर बता सकें तो। मेरी जिंदगी जो है बहुत सीमित है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं। मैं खाने पीने का बहुत शौकीन नहीं हूँ। पीना तो खैर सवाल ही नहीं उठता, पीना तो बहुत, जिसको पीना कहते हैं लोग, उससे तो मैं बहुत दूर हूँ। मैं खुद कायल हूँ, मैं सिर्फ चाय पी के आया हूँ आपके घर से। मैं शाकाहारी हूँ बेसिकली, और सात्विक जीवन में विश्वास रखता हूँ। परिवार पूजा पाठ वाला है, पूजा पाठ दोनों समय होती है। आपके प्रोग्राम से पहले पूजा पाठ करके ही बैठा कि भाई मेरा प्रोग्राम अच्छे से प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि अच्छा से प्रोग्राम जाए। मैं नहीं चाहता कि हर कोई तारीफ करे, क्रिटिसाइज भी करे, ताकि हमें सुधार करने का अवसर मिले कि हम कहाँ गलत हैं अपने जीवन में। और खूबी मैं क्या बताऊंगा, खूबी तो चाहने वाले बताएंगे, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं समाज से जुड़ा रहूं। मैंने फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट एसोसिएशन में 22 साल काम किया। मेरा समाज के प्रति मेरी जो ड्यूटी है मैं उसको निभाने में विश्वास रखता हूं। आज भी मैं फेडरेशन में चीफ एडवाइजर हूं और वहां अपना समय देता हूं। और जितने भी फेडरेशन के अभी हम लोगों ने जितने वर्कर हैं कोरोना काल में, उनको जो भी
जो कुछ भी कर पाए उसमें अपना पूरा योगदान दिया है, भाग दौड़ के काम किया है। तो हमेशा समाज के प्रति, देश के प्रति मेरा जो लोगो है, नेशन फर्स्ट देन फैमिली देन प्रोफेशन, तो ये चीजें मैं अपने राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित हूँ, और समाज के प्रति भी समर्पित हूँ, परिवार के प्रति भी समर्पित हूँ। और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी ड्यूटी की बाउंड्री बना लेनी चाहिए और सीमा के अंदर रह के काम करे, तो मुझे लगता है वो कभी गलत जा नहीं सकता। बिल्कुल। पटना से डॉक्टर अजीत पांडे, जो अभी अभी हाल में रिटायर हुए स्टेट बैंक से, बहुत अच्छे शायर हैं, गांधी फिल्म में उन्होंने काम किया था। उन्होंने लिखा है आपके लिए कि गजेंद्र चौहान नैसर्गिक नाट्य प्रतिभा से परिपूर्ण है। नैसर्गिक। धन्यवाद। तो वाकई जब दर्शकों का प्रतिसाद मिलता है या फैंस कहीं आपको अलग तरीके के लगते हैं, तब कलाकार के तौर पर मतलब कितने इमोशनल होते हैं आप? नहीं, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम लोगों का जो हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद हूँ। हम लोग बहुत छोटे कलाकार हैं, हम ऐसा कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं है और इतना बड़ा काम भी नहीं जिंदगी में मिला। हम अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए, हम शाहरुख खान नहीं बन पाए, लेकिन जिस सीमा में हम लोग हैं वहीं रह के हम अच्छा काम करते रहे, बस इतनी ही इच्छा है, इससे ज्यादा नहीं है। हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए जो थोड़ा बहुत भी कुछ करने की कोशिश की जाए। मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ रही है, महाभारत में भी थी, और अभी अभी आसाम के नए चीफ मिनिस्टर, जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर सोनोवाल साहब, उन्होंने अपने जिस समय उन्होंने वो पद छोड़ा, वो लाइन भी कही, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि राजा है जो है वो देश के लिए होता है, देश राजा के लिए नहीं होता। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक लाइन और मोदी साहब की लाइन, जो मोदी साहब को बहुत पसंद है महाभारत में, वो बताना चाहूंगा। जरूर। मोदी साहब हमेशा कहते हैं कि कोई भी पिता, कोई भी पुत्र, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आदरणीय अटल जी के मैं बहुत करीब रहा हूँ, पिता पुत्र का मेरा संबंध था उनसे। जी। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है और बहुत कुछ सीखा है उनसे। और उनकी एक लाइन उन्होंने मुझसे कही थी कि काम कर रहे हो तो गलतियां तो होंगी, जब तुम्हारे से गलतियां हो रही तो इसका मतलब तुम काम कर रहे हो। तो ये बहुत बड़े लोग हैं। पता नहीं मैं एक छोटा सा कलाकार था, कैसे इनके संपर्क में आया, कैसे मुझे अवसर मिला कि मैं इन सबके साथ काम कर सकूं, इतने नजदीक से काम कर सकूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव में, जिसकी अपनी पहचान भी नहीं थी, वहां पैदा हुआ और वहां से मुंबई आया, और कैसे कैसे शायद समय ने मेरा साथ दिया, और मैं इतने बड़े लोग जो जिनको सपने में लोग देखते हैं, समझते हैं, उनके साथ मुझे समय बिताने का अवसर मिला, उनके विचार जानने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूं कि वो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। आप सबका हृदय से धन्यवाद। और अगर संस्कार की बात होती, अंतिम बात है, आखिरी ही पल चल रहा है अपना, कि संस्कार बढ़िया हो तो आपकी आवाज में एक मिठास रहती है, आपकी जो अदा है उसमें एक विनीत वालापन होता है, शराफत वाली। तो आपके पिताजी का इतना असर है कि आज भी महसूस करते हैं कि आसपास पिताजी हैं, इसलिए आप इतने प्यार से बात करते हैं। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी पता नहीं, ये शायद रोल मुझे पूर्व लिखित था, कहीं पिछले जन्म का कहीं था, क्योंकि जब मैं अपने पिताजी को देखता था तो वो इतने सच्चे इंसान मैंने शायद बहुत कम देखे होंगे जिंदगी में। वो ये कहते थे कि कोई मर्डर करके आए और मुझसे नहीं, कोई गिलास तोड़ दे और मुझसे झूठ बोले तो मैं उसका मर्डर कर दूं, और कोई मर्डर करके आए और मुझसे सच बोल दे तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो फर्क है झूठ और सच। और मेरे घर में, मैं आज आपको एक और बात बता रहा हूँ, मेरे जो पिताजी का घर था वहां पे गाली अलाउड नहीं थी। अच्छा। गाली देना अलाउड, मतलब वो संस्कारों में था कि उस माहौल में, उस घर में गाली नुमा कोई चीज नहीं थी। सेम हियर सर, सेम हियर। वाह वाह वाह, क्या बात। साहित्यकार थे पिताजी, तो उनकी दिनचर्या में सिर्फ पढ़ना लिखना और कवियों और लेखकों के बीच बैठना,
नहीं, मेरे तकरीबन पिताजी तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। मैं तो आपको लेकिन फिर लेकिन वो पता नहीं संस्कार कहाँ से थे। और मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहता हूँ उनकी। देखिए, जी, पिता हर एक की जिंदगी में हीरो होता है। मुझे वो हमेशा कहा करते थे, पढ़ो और बढ़ो, वाह। जो आजकल स्लोगन भी है आजकल। हम्म। ये मुझे जब मैं बहुत छोटा था, शायद सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में रहूंगा, तब वो ये बोला करते थे मुझे, पढ़ो और बढ़ो, कि पढ़ोगे तो ही बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़। तो एजुकेशन का वो महत्वता समझना भी कितना आवश्यक है। अच्छा। मैं ये हैरान होता था कि एक अनपढ़ आदमी जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, कभी स्कूल नहीं गया, उसको ये विचार कहाँ से आए। शायद गॉड गिफ्टेड था उनको। अच्छा, पिछले दिनों में आपको देख के चौंक गया था टीवी पे। हाँ, मैंने देखा कि धर्मराज अलग अलग किरदार आपने निभाए, लेकिन हमने आपको यमराज के रोल में देखा। एक कोई विज्ञापन फिल्म है जिसमें आप कहते हैं पेशेंट को चलो, यमराज के रूप में बहुत बहुत शानदार वो प्रेजेंटेशन है। और आपने आपने जो रोल किया है वो शायद आपने बहुत सोच समझ के किया होगा। हाँ, वो एक विज्ञापन था, उसमें मुझे वो रोल ऑफर हुआ था। तो मैं क्या होता है, जब एक अलग, जैसे आपको एक और किस्सा बता दो, रामलीला दिल्ली में होती है, लव कुश रामलीला, उसमें मुझे 2016 में रावण का रोल दिया गया। अच्छा, वाह। तो मैंने उनसे कहा रावण, तो उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत अच्छे लगोगे और बहुत अच्छा करोगे। और फिर मैंने उसको चैलेंज के रूप में ले लिया। बहुत बड़ी और बात है, कोई, वाह। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मैंने अभी अभी एक फिल्म की है, मुआवजा की है। अभी जैन धर्म के आदरणीय विद्यासागर जी हैं। विद्यासागर, हाँ हाँ। हाँ, उनके अभी पिताजी का रोल मैं कर रहा हूँ। हाँ। और महापुरुष फिल्म का नाम है। फिल्म कंप्लीट हो गई है। एक इस्कॉन वालों की फिल्म है, राज ऋषि। वाह। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कर रहा हूँ। एक मतवा समाज है, जो बंगाल में है। मोदी जी ने जी इसका जिक्र किया था अपने, जो बांग्लादेश गए थे। वो मतवा समाज के जो गुरु हैं, उनका रोल मैं अभी करने जा रहा था। एक कोरोना काल आ गया, इसके बाद शुरू होगी वो फिल्म। तो मुझे समय समय पे अलग अलग तरह के रोल मिलते रहते हैं। एक और फिल्म है बहुत अच्छी, कश्मीर, वाह। जिसमें मैं वो विस्थापित कश्मीर पंडित का जो हेड है, उसका रोल कर रहा हूँ। तो ये समय समय पे आते रहते हैं और मैं हर रोल को चैलेंज। एक और फिल्म अभी अभी मुझे ऑफर हुई है, नीम करोली बाबा, हाँ, नैनीताल में है, जो वो रोल मुझे ऑफर हुआ है अभी, और उस पर काम चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं उनके, बहुत लोग उनको बहुत जानते हैं, जबरदस्त। बहुत लोग। तो मार्क जगरबर्ग जो थे, वो उनको वहां से मिलने आए थे उनके आश्रम में स्पेशल। तो हमें उम्मीद है कि आप फिर घर घर में पहुंच जाएंगे, जिस तरह से महाभारत ने आपको पहुंचाया। और जी जी कलाकार का एक पसंदीदा कैरेक्टर भी होता है गजेंद्र जी की, काश ये एक रोल और मिल जाता। जी। ऐसी कोई प्यास प्यास बची है? है वो खत्म नहीं हुई अभी तक। मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि संजीव कुमार साहब ने नया दिन नई रात में 9 रोल एक साथ किए थे। हाँ तो वो हाँ, 9 रस जो है, मैं एक ही प्रोजेक्ट में करना चाहता हूँ। बिल्कुल जरूर। अलग अच्छा अलग अलग रोल, अलग अलग मैंने किए। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का रोल किया मैंने, और जी। वो ऐसा लगा कि शायद वो खुद ही आ गए। तो मेरा ये चैलेंज रहता है। अभी जैसे मेरी जो चेहरा है, ये इसमें मोदी साहब का चेहरा फिट नहीं होता है, लेकिन वो नाक बनी है, वो ये दांतों का स्ट्रक्चर बना है, विग बनी है, पूरी दाढ़ी बनी है, पूरा वो जो लुक है, वो 3-4 घंटे लगते हैं मुझे। तो मैं जो भी रोल मुझे ऑफर होता है, मैं उसको एक चैलेंज के रूप में लेता हूँ। नया दिन नई रात की टाइप का कोई एक सब्जेक्ट करना चाहता हूँ, जिसमें 9 के 9 रस एक ही फिल्म में हो, एक ही सब्जेक्ट में। तो वाकई जो लोग देख रहे हैं अपने अपने आसपास, इसको विस्तारित करें कि गजेंद्र चौहान की ये डिमांड है, ये चाहत है। और निश्चित रूप से दर्शक अगर कलाकार के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। हमने सुना कि आपकी सबसे बड़ी कमाई ऑडियंस की संख्या है, बहुत सारे लोग आपको मतलब आपके टच में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 तो जी जी। और चलते चलते यही चाहेंगे कि वाकई आज के जो युवा, आज के जो लोग हैं घर परिवार से जो अलग अलग हैं कोरोना काल में, गजेंद्र जी, उनको आप किस तरह से ढांढस बधाएंगे कि वाकई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 3 सीट से आप कहां से कहां चले गए, उसको भी लोग हार मान रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाए। देखिए, तो आप हौसला रखिए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। और सरकार द्वारा जो हमारी बड़ी है, जो हमारी देखभाल करती है, जिसको इस देश के लोगों ने चुना है, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। हमारे राज्य के जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनका कहा मानिए, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। जी बिल्कुल। पार्टी राजनीति यहाँ से बहुत दूर है। हमको पहले अपने जीवन की रक्षा करनी है, अपने परिवार के जीवन की रक्षा करनी है, समाज के लोगों के जीवन की रक्षा करनी है।
देशवासियों के जीवन की रक्षा करनी है। जीवन होगा तो सब कुछ होगा। इसमें मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन कीजिए, मास्क यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए। तो ये सब चीजें जो हम पालन करेंगे, अपने आप को, कमाना तो सारी जिंदगी चलता ही रहता है और मैं समझ सकता हूँ फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत लोगों पे है। तो जहां तक जो संपन्न लोग हैं समाज के, वो आगे आकर उनकी सहायता करें, उनका जो भी बन सके, आपके जो भी बन सके उसकी सहायता कीजिए, और ताकि हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सकें। जिस तरह से हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े एक्टर जो है आके डोनेशंस दे रहे हैं और हमारी फेडरेशन के माध्यम से जो हमारा वर्कर है उन तक पैसा पहुंच रहा है, खाने पीने की चीजें पहुंच रही हैं, तो इसी तरह आगे आकर संपन्न लोग जो हैं वो सहायता करें, मदद करें, तो जिस तरह से हम सब सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र जी, आपने इतना समय निकाल लिया, पता ही नहीं चला। एक घंटा 10 मिनट हो गया। ये तो एक तरह की फीचर फिल्म हो गई आज की तारीख में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई। बिल्कुल मजा आया आपसे बात करके, और मैं तमाम दर्शकों का एक बार फिर हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और हमें सुना। धन्यवाद। और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से आपको यही कामना कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। आप स्वस्थ रहेंगे तो हमें मनोरंजन का भंडार मिलेगा, जो कि आपने उसका रास्ता दिखा दिया है। और आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के लिए आपको शुभकामनाएं, और आपने जो समय दिया, एक बार फिर से सबों की तरफ से, कमानी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चले, नमस्कार एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी धन्यवाद। तो आज की तारीख में जिस तरह से इंसान अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का दर्शन करा रहा है, गजेंद्र चौहान एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे कलाकार हैं जिनको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, जिनको सोच से परे नहीं रख सकते आप, क्योंकि वो हमारी सोच में कहीं ना कहीं से समाहित हैं। उनका जो योगदान है, उनकी जो अभिनय यात्रा है, वो लगातार हमें एक मनोरंजन का आयाम देती रही है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती रही है कि वाकई जब कलाकार अच्छा काम करता है तो दर्शक यहाँ रहें, वहाँ रहें, कहीं भी रहें, उनको कोई हटा नहीं सकता। और यही कारण है कि आज गजेंद्र चौहान जी लोकप्रिय हैं और हम सबों के बीच हैं। बस हम दुआ करेंगे कि वो स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपने मार्ग को प्रशस्त करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र चौहान जी। और आने वाले दिनों में भी मैं आपको वचन देता हूँ, वादा करता हूँ कि गजेंद्र चौहान जी से जुड़ी जो भी अलग अलग गतिविधियाँ होंगी, इवेंट्स होंगे, कमानी, उन सब सारी घटनाओं को आपको आपके सामने लेकर आने की कोशिश करेगा। नमस्कार।